ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर को हम लोग एज एमीटर यूज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके लिए क्या इक्वेशंस होते हैं। ठीक है। और उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो उसमें नेसेसरी कंडीशन ये थी कि जो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल रेजिस्टेंस है, ओके, या गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, वी कनेक्ट अ रेजिस्टेंस, ओके, इन पैरेलल, व्हिच इज कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस। और ये शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेरी लेस एज कंपेयर टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस। यानी जो कैपिटल जी है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, उससे जो हम लोग शंट रेजिस्टेंस एस लगा रहे हैं, ओके, पैरेलल में, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ओके, इट शुड बी वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज ऑफ 100 ओम, तो आपका शंट रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम या 0.5 ओम या 0.1 ओम का होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से आज हमें क्या करना है, ओके, वी हैव टू सी द एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर। ओके। तो कल हम लोगों ने कुछ स्टार्टिंग में कुछ पार्ट इसका रीड किया था। ठीक है। आज वापस हम लोग वही पार्ट वापस एक बार रीड करेंगे और एक एक पॉइंट को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। यस। सो लेट्स स्टार्ट। टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. So to convert a moving coil galvanometer into voltmeter, the modifications that are necessary are: first one, its voltage measuring capacity must be increased to a desired high value. अब पहली बात आपको ये समझना है कि जो गैल्वेनोमीटर है, जब हम लोग उसको एज एम मीटर यूज करते हैं तो उसको सीरीज में लगाते हैं, और जब उसको एज वोल्ट मीटर यूज करते हैं उसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम लोग उसको पैरेलल में लगाएंगे बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, तो वो पॉइंट का वोल्टेज भी, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, वो पॉइंट का वोल्टेज भी गैल्वेनोमीटर को अप्लाई होगा। ओके। बोलने का मतलब ये है कि लेट अस से कि दिस इज आवर सर्किट। ओके। कुछ इस तरह से है, ये की है और ये हमारा ईएमएफ ई है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। ओके। अब लेट अस से ये दो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। मुझे क्या करना है, मुझे वोल्टेज मेजर करना है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए बी। तो मैं क्या करूंगा, व्हेन आई यूज गैल्वेनोमीटर या व्हेन आई वांट टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, ओके, पहली बात, गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग उसको पैरेलल में लगाएंगे, लाइक दिस। ठीक है। अब जब पैरेलल में लगाएंगे तो हम लोग बोलेंगे जो वीएबी है, तो जो वोल्टेज वीएबी, ओके, लेट अस से इसमें से पहले करंट आई फ्लो हो रहा था, ओके, तो हो जाएगा आई इंटू आर। ओके। जब गैल्वेनोमीटर नहीं लगाया था तब लेट अस से ये जो गैल्वेनोमीटर था, ओके, उसको मैं निकाल देता हूँ इस तरह से। ओके। जब ये गैल्वेनोमीटर नहीं था तो वीएबी का वैल्यू क्या था, आई इंटू आर। अब जब गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ओके, डेफिनेटली जो यहाँ से करंट फ्लो होगा वो चेंज हो जाएगा। ओके। वो कुछ तो भी रहेगा आई डैश। ओके। तो जो नया करंट रहेगा VAB, that will be equal to what, I dash into R, that will be also equal to what, IG into G. ठीक है। अब देखो, हम लोग क्या बोलते हैं कि जो वोल्टेज है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो भी फ्लक्चुएशन होगा करंट में फ्लक्चुएशन होगा। बोलने का मतलब पहले रेजिस्टेंस में आई फ्लो हो रहा था, अब रेजिस्टेंस में आई डैश फ्लो होगा। और आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि जो आपका आई है, अब वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है, एज आई डैश एंड आई जी। तो अभी हम लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है, ओके, हमको मेजर करना था आई इंटू आर। बट अभी पॉइंट ए एंड बी के बीच में, ओके, अगर मैं एक पाथ कंसिडर करता हूँ, ये स्ट्रेट वाला जहाँ पे रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, तो उसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई डैश, तो गैल्वेनोमीटर जो मेजर करके देगा दैट विल बी व्हाट, आई डैश इंटू आर। आपको मेजर करना था आई इंटू आर, अब मेजर क्या हो रहा है, आई डैश इंटू आर। इसका मतलब क्या है, ओके, कि कहाँ ना कहाँ हम लोग बोलेंगे लेट अस से आई डैश जो है दैट इज इक्वल टू 70% ऑफ आई, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। इफ आई डैश इज 70% ऑफ आई, ओके, इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि आप जो वीएबी का वैल्यू निकालोगे, ओके,
that will be 70% of original value. ओके, ये जो VAB है ये आपकी न्यू VAB आप निकालोगे, which is actually 70% of the actual V which you have to calculate. ये बात आपको आ रही है समझ में? तो जब आप गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लगाते हो, पहला इशू तो ये हो जाता है। सेकंड इशू जो है उसके ऊपर अभी मैं आता हूं, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, यस, देखो गैल्वेनोमीटर है ना, इट इज वेरी सेंसिटिव। हम लोग बोलते हैं कि इट कैन सस्टेन अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट ओनली। लेट अस से जो गैल्वेनोमीटर है, ओके, इट कैन सस्टेन अ मैक्सिमम करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। ओके, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। अब 10 मिली एम्पियर ये सस्टेन कर सकता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि जो ओरिजिनल आई फ्लो हो रहा था, दिस वन, इट इज सिंपली मैं बोल देता हूँ 10 एम्पियर। ओके, ध्यान से सुनना आप लोगों ने। अब देखो मैंने ऐसा एज्यूम किया है कि जो आई डैश है इट इज 70% ऑफ आई। 70% ऑफ आई यानी आई डैश वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी 7 एम्पियर। और आई जी का वैल्यू क्या होगा, ओके, इट विल बी 3 एम्पियर। तो आप बोलोगे सर 3 एम्पियर बहुत सारा करंट नहीं है, लेकिन गैल्वेनोमीटर कॉइल के लिए वो ज्यादा है। क्यों? तो गैल्वेनोमीटर का जो मैक्सिमम रेंज है वो है 10 मिली एम्पियर, उतना ही वो सस्टेन कर सकता है। ओके, तो उसका रेंज है 10 मिली एम्पियर और आप सेंड कर रहे हो 3 एम्पियर, तो उसकी जो कॉइल रहेगी ना, वो कॉइल क्या हो जाएगी, भले ही 3 एम्पियर कम करंट है, लेकिन जो वो पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर है जो मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर का करंट ओके मेजर कर सकता है, ओके, या मेजर कर सकता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो 10 मिली एम्पियर का करंट उसमें से पास हो सकता है। अभी तो मैं गैल्वेनोमीटर का मेजरमेंट का पार्ट में जा ही नहीं रहा हूँ, कि उसको हम लोग काई के लिए यूज कर रहे हैं, टू मेजर करंट और वोल्टेज। अभी आप बोलोगे सर वोल्टेज के लिए कर रहे हैं, डेफिनेटली वोल्टेज के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कि गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट सहन कर सकता है, 10 मिली एम्पियर का, उसके कॉइल में से वो पास। अभी आप बोलोगे सर इतना कम करंट क्यों, तो एकदम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, जैसे 2 मिली वोल्ट, 3 मिली वोल्ट। तो जो ऐसे सेंसिटिव वैल्यूज या छोटी वैल्यूज मेजर करने के लिए जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, यस, तो उसमें से बहुत ज्यादा करंट पास होगा तो डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है कि उसका जो कॉइल है इट कैन टेक अ मैक्सिमम करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, बट अभी उसमें से 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। मेरा अभी ये पूरा बातें डिस्कस करने का फाइनल पॉइंट ये है कि जब आप गैल्वेनोमीटर को एज वोल्ट मीटर यूज करते हो, ओके, उसको आप जब पैरेलल में कनेक्ट करते हो, ओके, तो यदि आपने सिंपली सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, ओके, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, या काम करेगा भी तो देयर आर चांसेस ऑफ डैमेज। सेकेंडली जो वो आपको रीडिंग बताएगा, वो रीडिंग क्या रहेगी, तो रियल मुझे 100% रीडिंग तो नहीं मिलेगी, ओके, बट मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, 100% नहीं आया, चलो 99% ऑफ रीडिंग तो मिल जाए। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन वो 99% नहीं दिखा के 70% दिखा रहा है, तो चलो मैं, अगर 99% है तो 1% एरर होता है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर वो 70% ऑफ रीडिंग बता रहा है, इसका मतलब वो 30% कम बता रहा है, विच इज अनएक्सेप्टेबल। तो यदि आप सिर्फ गैल्वेनोमीटर को ओके कनेक्ट करते हो, ओके, तो डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे कि इट वोंट सर्व द पर्पस ऑफ वोल्ट मीटर। तो आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, और वही मॉडिफिकेशंस यहाँ पे दिए हुए, ओके। तो मैंने पहला कॉस्ट तो डिस्कस किया है कि उसका जो वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी है मस्ट बी इंक्रीज टू अ डिजायर्ड हाई वैल्यू। इसका मतलब क्या, तो आई मैक्स 10 मिली एम्पियर है, अब आई मैक्स 10 मिली एम्पियर है, ओके, तो वो 10 मिली एम्पियर, ओके, लेट अस से जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, ओके, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो मैं बोलूंगा बाय ओम्स लॉ आई मैक्स इंटू जी is the maximum voltage which we can apply to galvanometer. तो 10 मिली एम्पियर इंटू 100 ओम, तो 10 मिली एम्पियर को लेटर से मैं ऐसे बोल देता हूँ 10 इंटू 10⁻³ इंटू 100, ओके, 100 यानी क्या, तो 100 ओम, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, ओके, कि जो गैल्वेनोमीटर है फॉर इट्स गिवन वैल्यू ऑफ ओके कॉइल रेजिस्टेंस 100 ओम, it can sustain a maximum current of 10 milliampere.
इसका मतलब क्या है, वो जो 10 मिली एम्पियर करंट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो वोल्टेज कितना है, इट इज 1 वोल्ट। यानी ये गैल्वेनोमीटर को मैक्सिमम आप कितना अप्लाई कर सकते हैं, आप सिर्फ उसको 1 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या बोला हुआ है कि यूज दिस गैल्वेनोमीटर, ओके, टू मेजर वोल्टेज बिटवीन 0 to 30 वोल्ट। अब आप ये सोचो कि हम लोग ये जो गैल्वेनोमीटर है उसको कहाँ पे, या कहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन उसका करने वाले हैं, जहाँ पे हमें उसको इस तरह से कैलिब्रेट करना है, ओके, कि हम लोग 0 से लेके 30 वोल्ट ये अलग अलग वोल्टेजेस मेजर कर पाए। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर 1 वोल्ट के ऊपर भी वैल्यू गया, देखो जब हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं ना, तो जो दो पॉइंट्स को, ओके, वोल्ट मीटर के टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं, ओके, यस, तो उतना ही वोल्टेज वोल्ट मीटर को भी अप्लाई होता है। तो अगर 1 वोल्ट के ऊपर सपोज वोल्टेज चला गया तो गैल्वेनोमीटर कॉइल वहां पे क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो फिर किस तरह से जो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम 1 वोल्ट का वोल्टेज, ओके, सस्टेन कर सकता है, क्यों, तो 1 वोल्ट का वोल्टेज क्या करेगा, 10 मिली एम्पियर का, ओके, करंट प्रोड्यूस करेगा, ओके, एंड दैट 10 मिली एम्पियर करंट, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, ओके, और ये मैं कौन से केस में बोल रहा हूँ, जब मैं कोई भी कॉइल यूज नहीं कर रहा हूँ, ओके, सॉरी, या कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज नहीं कर रहा हूँ। सिंपली मैंने क्या किया हुआ है, हमारा सर्किट का रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में, दैट्स इट, और कोई भी रेजिस्टेंस अभी तक मैंने यूज नहीं किया, ओके, यस। तो ऐसे केस में सिंपली व्हेन आई अप्लाई 1 वोल्ट, उसमें 10 मिली एम्पियर क्या होगा, फ्लो होगा, और जब 10 मिली एम्पियर फ्लो होगा वो उसका मैक्सिमम सस्टेनेबल करंट रहेगा। सो ऐसे गैल्वेनोमीटर को, ओके, जब मैं ये पर्टिकुलर रेंज के लिए यूज करूंगा तो डेफिनेटली उसका डैमेज होना क्या है, फिक्स है। तो किस तरह से हम लोग ये जो 1 वोल्ट है ना उसको इंप्रूव कर पाए यानी क्या, तो इसकी वैल्यू बढ़ा पाए, ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट नेसेसिटी है, ठीक है। वही हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया था, इट्स वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू अ डिजायर्ड हायर वैल्यू, इट कैन सस्टेन 1 वोल्ट, बट हम चाहते हैं कि हम लोग उसको यूज करें टू मेजर अप टू 30 वोल्ट। अभी आ रहा है आपको समझ में, टू मेजर अप टू 100 वोल्ट, ओके, यस। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज्ड, ओके। अब ये पॉइंट भी मैंने आपको पहले डिस्कस करके बता दिया है, ओके। इसका मतलब क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो गैल्वेनोमीटर जो है, हम लोग बोलते हैं कि इट इज यूज टू, या गैल्वेनोमीटर विच इज बीइंग यूज्ड एज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या है, अभी पहले तो मैं सिर्फ वोल्ट मीटर का जो बात है ना वो बता रहा हूं, ओके, यस। तो यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर लिख देता हूँ। तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, वी ए बी इज इक्वल टू वॉट, आई इंटू आर। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब वोल्ट मीटर उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तब हम लोग बोलेंगे जो करंट आया है ना वो पूरी तरह 100% आर में से फ्लो नहीं होगा, वो करंट आए जंक्शन ए पे क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा एज आई डैश एंड आई जी। ये अभी जस्ट डिस्कस किया हम लोगों ने, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा बहुत सारा डेटा स्क्रीन पे था इसलिए मैंने उसको एरेज किया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो आप, यानी बोलने का मतलब क्या है, ओके, कि अब जो एक्चुअल वोल्टेज मेजर होगा, लेट अस से उसको मैं वी ए बी डैश बोल देता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, आई डैश इंटू आर। या इसको हम लोगों ने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले वी ए बी न्यू बोला था, ठीक है, आप चाहिए तो उसको वी ए बी न्यू बोल सकते हैं। देखो क्या हो रहा है ना, जैसे ही वोल्ट मीटर कनेक्ट किया ना, ओके, तो पहली बात ये समझ लो, एट जंक्शन ए करंट आई गॉट split as I dash and IG. This is your equation number 1. Current I has got split as I dash and IG. ठीक है, अब उसमें से हम लोग बोल रहे हैं I dash, ओके, R में से फ्लो हो रहा है, तो कैन आई से जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो रहेगा बाय ओम्स लॉ, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, वी ए बी डैश इज इक्वल टू व्हाट, आई डैश इंटू आर। तो रियल में हमको मेजर क्या करना था, दिस वी ए बी विच वॉज आई इंटू आर,
और अभी हम लोग मेजर क्या कर रहे हैं, ओके, वी आर मेजरिंग दिस वैल्यू। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो आप बोलोगे कि कौन से केस में वी ए बी विल बी इक्वल टू वी ए बी डैश। VAB will be equal to VAB dash when I is equal to what? I dash. Or you can say I into R is equal to I dash into R. Resistance तो चेंज नहीं हो रहा है, आर आर कैंसिल हो गया, मैं बोलूंगा I का वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू वॉट? I dash। लेकिन रियल में है ऐसा नहीं, तो हम लोग बोलते हैं I इज इक्वल टू वॉट? I dash प्लस IG। अब हम लोग बोलते हैं कि जो I है पार्शियली I dash एंड पार्शियली IG में क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो व्हेन कैन बी आई इक्वल टू आई डैश? चलो एग्जैक्टली अगर इक्वल नहीं भी रहा तो भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, एटलीस्ट आई मस्ट बी इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई डैश, और यू कैन से आई डैश मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, सो दैट वी ए बी इज इक्वल टू वी ए बी डैश। ये आपको आ रहा है समझ में? ये कंडीशन तब पॉसिबल है जब आई जी का वैल्यू क्या हो? मिनिमम हो या वेरी लेस हो। और आईजी का वैल्यू कब मिनिमम रहेगा? ओके, जब वोल्टेज का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सॉरी वोल्टेज बोल रहा हूं, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस व्हेन इट विल बी मैक्सिमम। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ। ओके, इसका मतलब ओवरऑल जो गैल्वेनोमीटर हम लोग यूज करने वाले हैं एज वोल्ट मीटर, ओके, उसका रेजिस्टेंस भी हमको क्या करना है? इंक्रीज करना है। क्यों? अगर मैंने वो रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो मैक्सिमम करंट क्या है ना, वो जो पॉइंट ए एंड बी के बीच में का जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसमें से ही पास होगा। ओके, आईजी का वैल्यू क्या रहेगा? इट विल बी नेग्लिजिबल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आईजी विल बिकम जीरो, बट इट विल बी वेरी लेस। एंड व्हेन आईजी विल बी वेरी वेरी लेस, ओके, आई डैश विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई। ऐसे केस में वी ए बी और वी ए बी डैश का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। वही आपका सेकंड पॉइंट था यहाँ पे, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज्ड। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट, it must be protected from the possible damages which are likely due to excess applied potential difference। ओके, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ओके, कि ये स्क्रीन जब मैंने वाइप किया था उसके पहले जो आपको लिख के दिया था, तो वहां पे मैंने बोला था कि हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको 0 से 30 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाने के लिए, जो भी गैल्वेनोमीटर है। बट मैक्सिमम वो कितना वोल्टेज सस्टेन कर सकता है? 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट का सस्टेन करने के लिए, ओके, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ओके, ताकि 1 वोल्ट के ऊपर का अगर वोल्टेज सपोज अप्लाई करें तो वो गैल्वेनोमीटर का कॉइल डैमेज ना हो। ओके, यस, तो वही उन्होंने थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डैमेजेस विच आर लाइकली ड्यू टू एक्सेस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, क्योंकि आप जब 0 से 30 वोल्ट का, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाले हो तो आप उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो उसको तो क्रॉस करने ही वाले हो। और ऐसे केस में क्या होता है, आप एक्सेस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो। तो कॉइल को डैमेज ना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ओके, तो ये जो 3 पॉइंट है ना, ये हमारे अभी प्रॉब्लम है, ये हमारे नेसेसिटीज है। इसको हमें क्या करना है? ओके, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके ये जो तीनों डिफिकल्टीज है ना, ओके, उसको किसी तरह हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने उसको डिफिकल्टीज नहीं बोल के रिक्वायरमेंट्स बोला हुआ है। ऐसा बोला है, all these requirements can be fulfilled if we connect a resistance of suitable high value X in series with given MCG। ओके, यस। अच्छा, अभी ये वाला जो डायग्राम है, ओके, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ओके, मैं वो डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हमारा अभी जो सर्किट डायग्राम है उसको मैं बनाऊंगा। ओके, मैं चाहता हूँ आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। ओके, तो हमारा डायग्राम किस तरह से होने वाला है, देखिए, ये हमारा ईएमएफ है, ये की है, ओके, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, उसको हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, या उसको अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं उसको, उसके बीच में का ये जो रेजिस्टेंस है, ओके, इट इज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में का वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग अ गैल्वेनोमीटर जी। ओके,
जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिखाया हुआ, और चाहिए तो आपके टेक्स्ट बुक में पहले ये दिखा दिया है, ये जो गैल्वन मीटर है उसको सीरीज में हम लोग एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे दिखा देते हैं, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर जी, ओके। और कैपिटल जी जो है वो गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस भी बता रहा है, ये आपका एक्स हो गया, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने बोला है, ये जो पूरा रहेगा मिलके, ये क्या रहने वाला है आपका, दिस गोइंग टू बी ए वोल्ट मीटर। तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया ना उन्होंने, ओके, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक में उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया है, उन्होंने यहाँ पे इसको ऐसे बता दिया कि हम लोग ये दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, और वो वोल्टेज को वी बोल दिया। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। और अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको अलग से अच्छे से बना के बता देता हूँ, ओके। ये वाला पार्ट सेम है डायग्राम का, ओके। कि मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चों की तरफ से कि सर टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम में वोल्टेज ऐसा बताया हुआ है, आप यहाँ पे ईएमएफ सोर्स बता रहे हैं, सर ये कैसे हो गया, सर टेक्स्ट बुक का सही है या आपने जो सिखाया हुआ है वो सही है, दोनों सही है, लेकिन फिजिक्स की आंखों से देखो, थोड़ा लॉजिकली देखो, ओके। यस, अब आपको ऐसा बोला हुआ है ए एंड बी के बीच में हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप ये ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यू आर अप्लाइंग वोल्टेज वी टू ए एंड बी, और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो ई एम एफ ई है, ओके, वो ई एम एफ ई इज प्रोवाइडिंग, ओके, voltage between point A and B, and that voltage is what? It is V. So this is one and the same thing, ठीक है। अब ऐसे केस में आपको ये ध्यान में रखना है, ओके, अगर आप ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम देखोगे, टेक्स्ट बुक के डायग्राम में, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ओके, कुछ पॉइंट जो है ना वो क्लियर आपको समझ में नहीं आएंगे, कुछ पॉइंट क्लियर समझ में नहीं आएंगे, ये ने क्या, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आई जी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ओके। तो इसलिए मैं आपको ये वाला डायग्राम बोलूंगा, आप पहले ये रिफर करो। हमारा जो ईएमएफ है ना, इट इज सेंडिंग करंट आई, ये आई जंक्शन ए पे क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू स्प्लिट। कैसे स्प्लिट होगा, तो पार्ट ऑफ दिस करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, दैट इज गोइंग टू बी आई जी, एंड रिमेनिंग पार्ट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू द मेन रेजिस्टेंस, उसको मैं आई डैश बोल देता हूँ। अभी आपके टेक्स्ट बुक में क्या बोला हुआ है वो मुझे पता नहीं, बट मैं पहले तो ये बोलूंगा एट जंक्शन ए, ओके। यस, आई इज इक्वल टू वॉट, आई जी प्लस आई डैश, ओके। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं, दिस इज योर करंट आई, इट गेट्स स्प्लिट एज आई जी एंड आई डैश। अब देखो थोड़ी देर के बाद मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि आपका जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ओके, आपके टेक्स्ट बुक में सिंपली उसको वी बोला हुआ है, चलो हम लोग भी उसको वी बोल देते हैं, बट ये जो वोल्टेज वी है दैट इज बिटवीन विच टू पॉइंट्स, तो मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ, इट इज बिटवीन ए एंड बी, तो ये हो गया वी ए बी। अब पॉइंट ए एंड बी के बीच में, ओके, दो अलग अलग पाथ है, एक तो ये स्ट्रेट पाथ है और एक ये वाला पाथ है। एक वाले स्ट्रेट पाथ में आई डैश फ्लो हो रहा है, तो मैं बोलूंगा वी ए बी इज इक्वल टू वॉट, आई डैश इंटू आर, इट इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, विल से आई जी इंटू द ओवरऑल रेजिस्टेंस। अब ये दोनों सीरीज में है, तो मैं बोलूंगा ये वोल्ट मीटर का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा कैपिटल एक्स प्लस जी। कैन आई से वी इज नथिंग बट इक्वल टू आई जी इंटू एक्स प्लस कैपिटल जी, दैट इज वी अपॉन आई जी। वी ए ने क्या, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, वी अपॉन आई जी। तो हम लोगों ने ना, एक मिनट, ब्रैकेट यूज करना चाहिए, ब्रैकेट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। v इज इक्वल टू आई जी इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस जी, या आई जी इधर आके डिवाइड करेगा, तो v अपॉन आई जी इज इक्वल टू एक्स प्लस जी
that is, okay, x is equal to what, v upon ig minus g. तो जो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस आपको सीरीज में लगाना है, ओके, तो वो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग ये इक्वेशन से निकालते हैं, v अपॉन आई जी इज इक्वल, सॉरी, x इज इक्वल टू v अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी. यहां तक क्लियर है? ठीक है. अब इसमें एक और पार्ट डिस्कस करना था, विच इज, ये तो इक्वेशन हो गया. इक्वेशन 9.14 गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस x. ये देखो जैसा हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, ये तो डिस्कस हो गया. अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन बाकी है, दैट इज इफ एन वी इज इक्वल टू वी अपॉन वी जी. ओके, यस, देन वी हैव टू प्रूव दिस फॉर्मूला, x इज इक्वल टू जी इंटू ब्रैकेट एन वी माइनस वन. ओके, अब एन वी यानी क्या है? तो सबसे पहले मैं ऐसा बोलूंगा कि आपका ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको अभी मैं ना इंक चेंज करके व्हाट आई विल डू इज, मैं अलग इंक से लेफ्ट साइड में लिखता हूँ. ओके, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, v इज इक्वल टू आई जी इंटू एक्स प्लस आई जी इंटू कैपिटल जी. नाउ व्हाट इज आई जी इंटू एक्स? आई जी इंटू एक्स इज potential drop across the resistance which you have connected in series, the high value resistance which you have connected to the galvanometer in series. So potential drop across Vx, this is by Ohm's law, Ig into x is equal to Vx, and Ig into G is the potential drop across the galvanometer. अभी आप बोलोगे सर गैल्वेनोमीटर को जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम लोग वो VAB है ना, वो पहले था. सपोज अगर ये ऐसा होता, देखो ये सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होता, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इसको आप डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहे हैं, तब मैं डेफिनेटली बोलता कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, VAB का वैल्यू इज इक्वल टू V विच इज इक्वल टू व्हाट, ओके, VG, यानी ये दोनों पैरेलल में. तो पॉइंट ए एंड बी के बीच में का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर को अकेले को मिल रहा है. लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये एक्स रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया, जो कि हमारी नेसेसिटी है, इसके बिना हमारा कंप्लीट वोल्ट मीटर बनेगा ही नहीं. तब पहले जो आपका इक्वेशन था V इक्वल टू वी जी, अब ये सीरीज में लगाने की वजह से आपका इक्वेशन मॉडिफाई हो गया और वो हो गया V इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी जी. ओके, यस. तो पहले वाले केस में दीज वर इक्वल, तो V अपॉन वी जी का वैल्यू क्या होता? इट विल कम एज 1. लेकिन अभी मैं बोलूंगा डेफिनेटली V का वैल्यू इज व्हाट, वेरी मच ग्रेटर देन Vg. ये आपको ध्यान में रखना है. एंड इफ V का वैल्यू इज ग्रेटर देन Vg, देन V अपॉन Vg, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज N. ओके, तो इन दिस केस, ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है. ओके, नाउ थोड़ा सा मैं डायग्राम इरेज कर देता हूँ, तो हमें जगह चाहिए. तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से सुनना है. व्हाट वी हैव टू प्रूव इज दिस रिलेशन, x इज इक्वल टू जी इंटू ब्रैकेट, x इज इक्वल टू जी इंटू ब्रैकेट एन वी माइनस वन. ओके, अब ये कैसे करेंगे? तो ट्राई करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है उसको यूज करेंगे हम लोग. ओके, सो विल से x इज इक्वल टू v अपॉन आई जी माइनस जी. ठीक है, कैन आई से v अपॉन आई जी? ओके, तो v अपॉन आई जी जो है उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, v को क्या बोल सकते हैं हम लोग, कैन आई से v अपॉन वी जी इज इक्वल टू n, v विल बी इक्वल टू n टाइम्स vg. तो v को मैं ऐसा लिख दूंगा n टाइम्स vg अपॉन ig माइनस g. ओके, कैन आई से बाय ओम्स लॉ, if after connecting the high value resistance X in series
with the galvanometer, okay, we can definitely say कि जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ओनली गैल्वेनोमीटर जो है वो Vg है, और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो Ig है. So can I say by Ohm's law Vg is equal to Ig into the resistance of galvanometer only? That is Vg is equal to Ig into capital G, where Vg is what? So it is potential difference across galvanometer only. यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर मैं ये दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ, लेट अस से दिस इज पॉइंट x एंड दिस इज पॉइंट y, तो पॉइंट x और y के बीच में जो वोल्टेज है दैट इज सिंपली व्हाट? Vg. ओके, थोड़ा आप लोगों को टफ जाएगा ये, लेकिन इसको ध्यान से अगर आप देखोगे ना, आपने पूरा टॉपिक अगर अच्छे से देखा हुआ है स्टार्टिंग से, तो ये आपको काफी इजी जाएगा. ठीक है, और कुछ भी डाउट रहा है इसमें तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली मुझे पूछना है. ठीक है, यस, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो. लेकिन ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सीईटी में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन आता है. गैल्वेनोमीटर एज आइदर एम मीटर और एज वोल्ट मीटर, या फिर दोनों क्वेश्चन एक साथ भी आ सकते हैं 4 मार्क के लिए. ठीक है, तो प्लीज टेक दिस सीरियसली. ओके, Vg is equal to Ig into capital G. Can I say Vg upon Ig is equal to what? Capital G. और Vg upon Ig is capital G. ये Vg upon Ig को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग? कैपिटल G माइनस G. इसमें से G बाहर निकाल दिया, ये हो गया n minus 1. Therefore x is equal to capital G into bracket n minus 1. और ये जो n है, टेक्स्ट बुक में उसको nv बोला मैं, क्योंकि ये वोल्टेज का रेशियो है ना, v अपॉन Vg. ओके, तो इस तरह से आपको ये रिलेशन मिल जाता है. बहुत कुछ अलग डेरिवेशन नहीं था. ठीक है, यस, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ना, इसको प्लीज कॉपी कर लेना. ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली उन्होंने इक्वेशन दिया हुआ है. ओके, यस, एनीवे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल मूव टू द सॉल्व न्यूमेरिकल. ओके, एग्जांपल 9.10. so let's start with example 9.10. A galvanometer has a resistance of 25 ohm. ओके, जैसे ही पहले आपने ये स्टेटमेंट रीड किया, कैपिटल जी का वैल्यू क्या है? इट इज 25 ओम. ठीक है, इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 25 माइक्रो एम्पियर. ओके, अब इसका मतलब क्या है? तो गैल्वेनोमीटर कितना करंट जो है, ओके, ये आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, कितना करंट वो सस्टेन कर सकता है, वो वैल्यू बोला हुआ है. ओके, सो वो वैल्यू जो है दैट इज व्हाट? 25, ओके, माइक्रो एम्पियर. What resistance should be added to give a range of 0 to 10 वोल्ट? ओके, तो यहाँ पे आपका कैपिटल जी का वैल्यू 20, ये गलत दिया हुआ है उन्होंने. दिस थिंग इज गिवन रॉन्ग. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आप लोगों ने करेक्ट करना है. कैपिटल जी का वैल्यू कितना है? तो इट इज 25 ओम. ठीक है, यस. द मैक्सिमम वोल्टेज टू बी मेजर्ड इज व्हाट? ओके, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट. तो इसके लिए आपको क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस दैट शुड बी एडेड टू गिव इट अ रेंज ऑफ 0 to 10 वोल्ट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला है, x इज इक्वल टू v अपॉन आई जी माइनस जी. ठीक है, x का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, हाँ v का वैल्यू पता है. v का वैल्यू कितना बोला हुआ है? सो 10 वोल्ट. मैक्सिमम वैल्यू जो है 0 से 10, यानी v का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कंसिडर करना है, जो आपको मेजर करना है वो 10 है. IG का वैल्यू दिया है आपको, IG का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इट इज गिवन एज 25 माइक्रो एम्पियर. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 25 माइक्रो एम्पियर है उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. ओके, ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. माइनस आपका जो जी का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू कितना है? तो जी का वैल्यू इज 25 ओम. ओके, तो ये 25 इस तरह से हम लोग लिख देते हैं. ठीक है, अब चेक करते हैं कि यहाँ पे आपका कैलकुलेशन क्या होगा. तो ये 10 रेज टू माइनस 6 ऊपर जाके 10 रेज टू प्लस 6 हो जाएगा, यानी 10 रेज टू 7 अपॉन 25 माइनस 25. ठीक है, अच्छा 10 रेज टू 7 यानी क्या है? तो उसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी, ओके, ये साइड पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं हम लोग. तो बेसिकली जो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, मैं ऐसा लिखता हूँ उसको 100 इंटू 10 रेज टू 5 अपॉन 25 माइनस 25.
दैट इज गोइंग टू बी 4 इंटू 10⁵. 4 इंटू 10⁵ यानी क्या हो गया, तो इट इज गोइंग टू बी 4 लाख minus 25, which is going to be 3,99,970. ओके, तो इतना ओम्स. अब इसको ऐसे तो ये नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं 399.975 किलो ओम्स बता सकते हो आप, या फिर 0.399975 ओके मेगा ओम्स भी बोल सकते हैं. तो इतना हाई वैल्यू रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा. ओके, एक बार टेक्स्ट बुक में चेक कर लेते हैं आंसर क्या दिया मैं. 399.975 इंटू 10⁵. ठीक है, ओम्स यानी वही 399.975 किलो. ठीक है, तो आप इसको आंसर को ये इसमें भी छोड़ सकते हो इस तरह से, या फिर किलो ओम्स में भी आप लिख के आंसर को वहां पे प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. सो एनीवे, इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं. गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, यानी कैपिटल जी का वैल्यू दिया आपका, एंड अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर इज नीडेड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन. यानी ये जो वैल्यू है आई जी का वैल्यू है. ठीक है, यस. व्हाट इज द रेजिस्टेंस and how is it to be connected to the galvanometer? Okay, first to convert it into an ammeter of 0.4 ampere range, ठीक है, and into a voltmeter of 0.5 okay volt range. देखो ये बहुत सिंपल है. पहले तो आपको ये समझना है जो गैल्वेनोमीटर है. ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, पहले क्लियर कर लेता हूँ. ठीक है, अब इसको हम लोग दो पार्ट में कंसिडर करेंगे. पहले गैल्वेनोमीटर का जो डिटेल्स है ना वो लिख देते हैं, कैपिटल जी और आई जी का वैल्यू. ठीक है, कैपिटल जी का जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 40 ओम, और आई जी का जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 4 मिली एम्पियर, विच इज 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर. ठीक है, अब आपको बस एक बात इसमें ध्यान में रखना है. पहले यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर. ओके, कन्वर्ट इट into an ammeter of range. रेंज यानी उसमें जो मैक्सिमम करंट वो मेजर कर सकता है. ठीक है, यस. तो रेंज कितना दिया हुआ है उसका, इज गिवन एज 0.4 एम्पियर. ठीक है, यानी 0 से लेके 0.4 एम्पियर इतना करंट वो मेजर कर सके. तो अभी हम लोग टेक्स्ट बुक में नहीं देखेंगे, बट व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा एम्मीटर का डायग्राम था वो कैसा था. ओके, तो एम्मीटर हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं. तो ये हमारा रेजिस्टेंस आर था, इसको हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लिया लाइक दिस, अगर आपको याद होगा. ठीक है, और वो जो गैल्वेनोमीटर है उसको एक शंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने कनेक्ट किया था, एंड दैट वाज इन सीरीज. ओके, तो जो मेन करंट आई फ्लो हो रहा है दैट गॉट डिवाइडेड या स्प्लिट इनटू, पहला वाला जो करंट है उसको मैं आई एस बोल देता हूँ, दूसरा वाला जो है आई जी. ये पॉइंट पे वापस ये करंट यूनाइट हो जाएगा एंड इट विल कम आउट एज आई. बेसिकली आई इज इक्वल टू व्हाट, आई एस प्लस आई जी. ये एक इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन है, लेट अस से ये जो दो पॉइंट्स है ना ए एंड बी बोल देता हूँ, तो मैं बोलूंगा वोल्टेज अक्रॉस ए बी दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई जी इंटू कैपिटल जी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू आई एस इंटू एस. ठीक है, अब पहली बात ये समझना है आपको कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना ये किसका वैल्यू है. ओके, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आई जी का वैल्यू आपको पता है, यानी यू नो दिस वैल्यू, यू नो कैपिटल जी ऑल्सो. ओके, यस. आपको क्या पूछा हुआ है, कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना है. ओके, तो हमें आई एस का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मैं आई एस को ऐसा लिख देता हूँ, आई माइनस आई जी into S. So can I say the shunt resistance S will be equal to what? Ig upon I minus Ig. इसको एक ब्रैकेट में हम लोगों ने अरेंज कर लिया,
इनटू कैपिटल जी। अब देखो, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, आई जी का वैल्यू है हमारे पास कितना है, इस 4 × 10⁻³ अपॉन ये जो आई है वो आई क्या है, तो जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सके, यानी फ्लो हो सके यानी क्या, तो जैसे मैंने आपको बोला है कि जब हम लोग उसको एमीटर में लगाएंगे तो सीरीज में लगाएंगे, तो पूरा का पूरा करंट उसमें से फ्लो नहीं होने वाला है गैल्वेनोमीटर में से, वो बाईपास होने वाला है। और वो किस में से जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे इट विल गो थ्रू द शंट रेजिस्टेंस एस। क्यों जाएगा उसमें से, तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत मिनिमम रहता है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हो तो वो टाइम पे आप उसको सीरीज में एक्स लगाते हो, विच इज अ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। लेकिन जब आप उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हो, ओके, तब आप पैरेलल में उसको एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हो विच इज अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इट इज वॉट, इट इज 0.4 एम्पियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल आई इज 0.4 एम्पियर माइनस दिस इज 4 × 10⁻³ इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलो वैसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। 4 × 10⁻³ ओके, इंटू जी। जी का वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो गया 4 × 10⁻³ कैन आई से 0.4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं 400 यानी इसको 400 बना लिया हमने, ओके, इंटू 10⁻³ माइनस 4 × 10⁻⁻। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ओके, कुछ चेंज नहीं किया है, सिंपली अगर आप देखोगे 400 × 10⁻³ यानी 400/1000, एंड 400/1000 क्या रहेगा, 0.4। तो मैंने सिंपली क्या किया है कि 10⁻³ के फॉर्म में लेके आया हूँ। क्यों लेके आया हूँ, अच्छा वो भी बताता हूँ, लेकिन जी का वैल्यू देख लेते हैं। जी का वैल्यू कितना है, इट इज 40, ओके। अब मैं ये दोनों में से 10⁻³ कॉमन ले सकता हूँ, और वो 10⁻³ और न्यूमरेटर का 10⁻³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रहेगा 4 × 40 बराबर है अपॉन 400 - 4। ये स्टेप समझे आपको। डिनोमिनेटर में दो टर्म्स है, देखो 400 × 10⁻³ माइनस 4 × 10⁻³। उसमें से 10⁻³ कॉमन निकाला है, बचा क्या, 400 - 4। वो 10⁻³ और ऊपर का 10⁻³ कैंसिल हो गया, ओके। ये स्टेप नहीं समझा है तो मैं आपको पूरा करके बताता हूँ, लाइक दिस। सो दिस वाज 4 × 10⁻³ यहाँ पे 10⁻³ कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आपके पास क्या रहेगा, 400 - 4। ये 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो गया, इंटू 40 मैंने ऐसे लिख दिया है। नाउ 40 × 4 इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 160 अपॉन 400 - 4 दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इज गोइंग टू बी 396, ओके। अब ये जो है चेक करो क्या ये 16 से जाता है क्या, ओके। या फिर अगर मैं बोलूँ बेसिकली, इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे ना, विल ट्राई टू डिवाइड इट बाय 8, ओके। 16 से देखते हैं, 16 2 ज़ा 32, रिमाइंडर जो रहेगा आपका दैट इज गोइंग टू बी, नहीं जाएगा ये, ओके। एनीवे, तो दिस इज गोइंग टू बी 160 अपॉन 396 को रिड्यूस ही करते जाते हैं। लेट अस से इसको 4 से डिवाइड किया, तो ये हो गया आपका 40, इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 वॉट विल से 4 9 ज़ा 36, रिमाइंडर कितना रहेगा, इट इज गोइंग टू बी अगेन 3, 4 9 ज़ा 36, तो 40/99, 40/99 का जो आंसर आएगा, इसको लॉग टेबल से सॉल्व करो। 40/99 जो आएगा आपका वो अप्रोक्सीमेटली 40/100 जितने आएगा, यानी 0.4 समथिंग आना चाहिए। तो ये आपका आएगा 0.41 अप्रोक्सीमेटली, ओके, 0.41 ओम अप्रोक्सीमेटली आएगा। इसको लॉग टेबल से आपने सॉल्व करना है, ओके। टेक्स्ट बुक में देखते हैं इसका आंसर कितना दिया हुआ है, ओके, 0.404 दिया हुआ है, ओके, यस। तो ये हम लोगों ने लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक का जो आंसर है दैट इज 0.404 ओम, ओके। यानी 0.404, हम लोगों ने 0.41 लिखा है, ओके। बट अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा लॉग कैलकुलेशंस को आप लोगों ने रेफर करना है। ये तो मैंने अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाला था 0.4, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया ना, फर्स्ट पार्ट जो था वो कर लिया। नाउ द सेकंड पार्ट इज व्हाट,
to convert it into a voltmeter of 0.5 volt range. ओके, अब 0.5 वोल्ट रेंज यानी मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग उसको कितना अप्लाई कर सकते हैं, 0.5 वोल्ट। तो ऐसे केस में अगेन मैं टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला नहीं देखूंगा। क्यों पता है क्या? क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे टॉपिक्स आपको एक साथ आते हैं, तो आपको हर बार है ना बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये मुझे ध्यान में था। ओके, अभी भी मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू इज कुछ जो पार्ट है उसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, आई विल इरेज दिस पार्ट। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर का रेंज कितना दिया हुआ है वो देखते हैं। सो वोल्ट मीटर का रेंज जो है इट इज 0.5 वोल्ट। अभी आप पूछोगे कि 0.5 वोल्ट यानी ये आपको V का वैल्यू दिया हुआ है। V क्या है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, यानी ये मैक्सिमम हम लोग कितना अप्लाई कर सकते हैं वोल्टेज उसको। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, व्हाट विल डू इज कि वोल्ट मीटर का जो डायग्राम है उसको याद करते हैं। तो ये कुछ तो भी इस तरह से सीरीज रेजिस्टेंस था R, इसको हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, यानी यहाँ पे EMF और ये लगाया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने X लिया था जो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है, और ये आपका गैल्वेनोमीटर है, और ये कंबाइन जो है इसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एज वोल्ट मीटर। अगर आपको याद होगा तो थोड़ी देर पहले ही किया था। सो बेस्ड ऑन दैट मैं बोलूंगा कि जो हमारा करंट आई है इट गेट्स स्प्लिट एज, ओके, यहाँ पे जो फ्लो होगा दैट इज गोइंग टू बी आई जी, दिस इज गोइंग टू बी आई डैश। ओके, तो आई से आई गेट स्प्लिट्स एज आई जी प्लस आई डैश आर में से फ्लो होगा और आई जी एक्स में से फ्लो होगा। ठीक है, हम लोग बोलेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है across galvanometer that is same as the potential difference across the resistance, which is nothing but so I dash into R, which is equal to IG into the total resistance। अब ये ब्रांच में IG फ्लो हो रहा है, लेट अस से आपका पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे VAB जो है, तो A और B के बीच में ये वाली ब्रांच देखनी है, तो उसमें से करंट IG फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे रहेगा X प्लस G। देखिए अभी फिर देखो हमारा आंसर कैसे आता है। VAB जो है ना उसको सिंपली V लिखता हूँ क्योंकि ये VAB और ये V क्या है, सेम है। ओके, IG का वैल्यू अपने पास है, X का वैल्यू निकालना है और G का वैल्यू हमको पता है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे V का वैल्यू जो इट इज 0.5 वोल्ट, IG का जो वैल्यू है दैट इज 4 इंटू 10⁻³ X का वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट करना है, G का वैल्यू कितना है, इट इज 40। ओके, तो अभी इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये आपको मिलेगा दिस गोइंग टू बी ओके 0.5 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एक्स प्लस 40। 10⁻³ ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 10⁻+3, तो 1000 इंटू 0.5 इट विल बिकम 500। ये हो गया 500 अपॉन 4, ये समझा आपको, इज इक्वल टू एक्स प्लस 40। ये तो बहुत सिंपल है, तो इसका आंसर आएगा 125 इज इक्वल टू एक्स प्लस 40। ओके, आपका जो x का वैल्यू आएगा दैट विल बी 125 माइनस 40। ओके, एक बार बस हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने IG जो है IG मिली एम्पियर में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आएगा दैट विल कम एज 125 माइनस 40 दैट इज गोइंग टू बी 85 ओम्स। ओके, एक बार इसको बस चेक कर लेते हैं। यस, कितना आ रहा है आपका, इट इज कमिंग एज 85 ओम। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कंपैरिजन ऑफ एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, ये फटाफट देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एम मीटर, तो एम मीटर क्या है, इट मेजर्स करंट, वोल्ट मीटर इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
It is an MCG with low resistance, ideally zero. It is an MCG with high resistance, ideally infinite. ओके, देखो ऐसा नहीं है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, ओके, उसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके, वो एक तो बहुत कम कर रहे हैं या बहुत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ओके, एक ही गैल्वेनोमीटर है लेकिन उसको आप एम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो एंड वोल्ट मीटर में भी। कैसे? तो जो गिवन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, यदि आप उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत कम कर देते हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम कैसे करोगे, ओके, तो अगले पॉइंट में दिया हुआ है। ओके, क्या बोला हुआ है यहाँ पे, देखो, स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजर्ड। इसका मतलब क्या है, तो मैं वापस मेन इस पे आता हूँ कि यदि आपको एमसीजी को, ओके, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एज एमीटर करके ट्रीट करना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम करना पड़ता है। और ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको हम लोग एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में। ये हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। और वही गैल्वेनोमीटर को एज वोल्ट मीटर अगर मुझे यूज करना है, ओके, तो हम लोग वही गैल्वेनोमीटर को क्या करेंगे, ओके, ये बात ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, वही गैल्वेनोमीटर को सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप पूछोगे सर आप बार बार बोल रहे हैं वही गैल्वेनोमीटर, तो वही गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या, वो पूरा जो कॉइल है, वो जो मैग्नेट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, जो ऊपर का जो स्केल रहेगा कैलिब्रेशन के लिए जो रहने वाला है, वो कैलिब्रेशन डेफिनेटली हम लोग चेंज करेंगे। देखो, पॉइंटर तो वैसे ही रहेगा जो मूव हो रहा है, लेकिन जो रीडिंग्स के ऊपर वो पॉइंट करेगा डेफिनेटली, ओके, वो कैलिब्रेशन हमें चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन पूरा डिवाइस क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ये ना आप ऐसे समझ लो कि वो जो प्लास्टिक का जो सर्कुलर पार्ट रहेगा जिसके ऊपर मार्किंग है, सिंपली वही हम लोग चेंज करेंगे। बाकी सेम डिवाइस जो है उसको हम लोग, ओके, वी कैन यूज इट एज, ओके, एन एमीटर ऑल्सो, वी कैन यूज इट एज वोल्ट मीटर ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दिया हुआ है स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजर्ड। अब इसका मतलब ये है, स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट दैट इज मेजर्ड। ओके, जैसे अगर रियल में करंट 5 एम्पियर है, शंट रेजिस्टेंस जितना स्मॉल होगा, तो हम लोग जो रीडिंग देखेंगे दैट विल बी वेरी क्लोज टू 5 एम्पियर, तो 4.99 एम्पियर होगा। आपने और शंट रेजिस्टेंस कम किया तो 4.9999 एम्पियर होगा। आपको आ रहा है समझ में? तो स्मॉलर द शंट greater will be the value, okay, or you can say the value will be more accurate, closer to the actual value। ये आपको आ रहा है समझ में? Larger its resistance, greater will be the potential difference measured। सेम लॉजिक, अगर आप x का वैल्यू बढ़ाते हो तो जो असली का पोटेंशियल डिफरेंस है उसके पास आप पहुंच जाते हो, उसके पास वाली वैल्यू आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ओके, s इंटू जी अपॉन एस प्लस जी। अब ये बेसिकली जो फॉर्मूला है, ओके, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं बताता हूँ। आप अगर ये बात देखोगे, एम मीटर का पार्ट देखोगे, तो उसमें आप जो गैल्वेनोमीटर है और जो शंट रेजिस्टेंस है उसको आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो। जब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो, ओके, तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहेगा, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी, लेट अस से 1 अपॉन आर एस बोल देता हूँ मैं, या 1 अपॉन आर पी, जो भी है, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन जी प्लस, ओके, इट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन एस। ये हो जाएगा आपका एस प्लस जी अपॉन जी इंटू एस, दैट इज 1 अपॉन आर पी, ओके। आर पी या फिर मैं उसको आर ए बोल देता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, ओके। तो क्लियर ही करता हूँ मैं। तो बेसिकली हमें जो एमीटर के लिए मिला था इक्वेशन, दैट इज 1 अपॉन आर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन एस, बराबर है, क्योंकि इसको हम लोगों ने पैरेलल में लगाया हुआ है, ओके, शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाया है, तो ये आपका हो जाता है एस प्लस जी अपॉन जी इंटू एस, ओके। अब ये 1 अपॉन आर ए जो है इसका रेसिप्रोकल आर ए ले लेंगे, दिस विल बी जी इंटू एस अपॉन एस प्लस जी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने आपको, जब ये मैंने आपको सिखाया था, ओके, तो हम लोगों ने ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखा था, विच वॉज एस इज इक्वल टू कैपिटल जी, ओके, अपॉन एन माइनस वन। तो ये रिलेशन जो है, ये हम लोग एक बार देखते हैं कि अगर हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलता है। एस इज इक्वल टू
जी अपॉन एन माइनस वन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक काम करते हैं, एन माइनस वन को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपको मिलेगा एन माइनस वन इंटू एस इज इक्वल टू जी, दैट इज एन इंटू एस माइनस एस इज इक्वल टू जी, therefore n into s is equal to g plus s। यानी ये जो g plus s है, या जिसको मैं s plus g भी बोल सकता हूँ, इसका वैल्यू क्या है, n into s। ये n into s जो है ना, ये ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा g into s अपॉन n into s। ये s s कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा RA वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, g अपॉन n। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है ये डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं करते हुए उन्होंने आपको यहाँ पे दे दिया है। जस्ट सी आर ए इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन एन। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है ये आप लोग यहाँ से लिख लो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आर वी इज इक्वल टू जी प्लस एक्स विच इज नथिंग बट इक्वल टू जी इंटू एन इंटू वी। ओके, अब ये रिलेशन कहाँ से आया हुआ है? ओके, हम लोग बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, ओके, एक्स लगाते हैं। तो ओवरऑल सीरीज रेजिस्टेंस या जो टोटल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस रहेगा, ओके, वो क्या रहेगा, जी प्लस एक्स। लेकिन इसमें भी हमें एक रिलेशन मिला हुआ है, ओके, एंड दैट रिलेशन इज एक्स इज इक्वल टू जी इंटू ब्रैकेट एन वी माइनस वन। ओके, तो ये जो रिलेशन है ना, ओके, अगर मैं ये रिलेशन यूज करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू जी इंटू ब्रैकेट एन वी माइनस वन, ओके, एंड जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज एक्स प्लस जी। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, इट इज जी इंटू ब्रैकेट एन वी माइनस वन प्लस जी। ये हो जाएगा आपका, ओके, जी कॉमन ले लो, एन वी माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, एन वी इंटू जी। तो ये छोटे छोटे रिलेशन है, ओके, लेकिन इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ये सॉल्व करने को आना चाहिए। ओके, तो ये हमारा हुआ relation. A resistance voltmeter is given by RV is equal to capital G plus X, which is capital G dot N into V। ठीक है, yes, तो आई होप आपको ये जो डिफरेंस बिटवीन या जो कंपैरिजन है ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर ये समझ में आया है। ठीक है, जब इसके मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो उसके अंदर आपको इसका प्रॉपर कंपैरिजन और भी कुछ अगर पॉइंट्स ऐड होते होंगे तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, when electric current is passed through a resistor, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। ये हम लोगों को पता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, अगर आपको याद होगा तो हम लोग बोलते हैं कि जब कोई रेजिस्टर है जिसके अक्रॉस मैं बोलता हूँ ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और हम लोग एक सेल कनेक्ट कर रहे हैं बी से, कि ये जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं वी ए बी इज इक्वल टू वॉट, आई इन टू आर। बट हम लोग बोलते हैं वी ए बी इज वॉट, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, टू सेंड द चार्ज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, टू सेंड द चार्ज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, आप कितना चार्ज भेज रहे हो, ओके, दैट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी आई इंटू टी इज इक्वल टू आई आर। तो डब्ल्यू जो आपको मिलेगा दैट विल बी आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, ये हो जाता है आई स्क्वायर आर टी। ओके, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जब कंडक्टर में से ये जो चार्ज फ्लो होता है तो रियल में हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट यानी क्या है, ओके, तो इट इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो रियल में अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं, अगर सर्किट में कन्वेंशनल करंट ए से बी फ्लो हो रहा है तो रियल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, बी टू ए। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलते हैं कि जो एटम्स है, ओके, नेबरिंग एटम्स है उससे कोलाइड होते हैं, तो दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हीट। तो हम लोग बोलते हैं दिस वर्क कैन बी 100% or you can say is 100% converted into what, heat energy, and we say H is equal to what, I square RT। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो स्कूल में आप लोगों ने सीखा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो इसमें एक लॉजिक ऐसा है
कि यदि अगर करंट फ्लो सॉरी अगर करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट क्या करता है, हम लोग बोलते हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी। तो क्या इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है क्या? तो हम लोग बोलते हैं द रिवर्स प्रोसेस दैट इज कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी was actually discovered by Seebeck, and the effect is called as thermoelectric effect, or it is also known as okay Seebeck effect। okay, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो एकदम सिंपल है। देखो, जब आप करंट फ्लो करते हैं फ्रॉम टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी, हम लोग बोलते हैं कि जो कंडक्टर है उसमें क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है। तो अगर करंट से हीट जनरेट हो सकती है, तो क्या उसका रिवर्स प्रोसीजर पॉसिबल है क्या? यानी अगर मैं ओके दो पर्टिकुलर पॉइंट्स को अलग अलग टेम्परेचर पे रखता हूँ, सेम कंडक्टर के दो पर्टिकुलर पॉइंट्स को अलग अलग टेम्परेचर पे रखता हूँ, या दो अलग अलग कंडक्टर्स के दो पॉइंट को ओके अलग अलग टेम्परेचर पे रखता हूँ, और हम लोग कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट उनके बीच क्रिएट करते हैं, तो क्या उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं या करंट फ्लो हो सकता है? ओके, तो वो डिस्कवर करने वाले पहले कौन थे? तो सीबेक। ओके, तो वी से द रिवर्स प्रोसेस दैट इज या विज conversion of thermal energy directly into electrical energy was discovered by Seebeck, and the effect is called as thermoelectric effect। ठीक है, if two different metals are joined to form a closed circuit loop and these junctions are kept at different temperature, a small EMF is produced and current flows through the metal। So this EMF is called thermo EMF, okay, and the effect is called as Seebeck effect। And the pair of dissimilar metals forming the junction is called as thermocouple। okay, yes। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे ओके, तो आपको ऐसा दिखाया हुआ है कि इसको मैं आपको एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको ये रूल ध्यान में रखना है कि जंक्शन जो फॉर्म होता है वो कब फॉर्म होगा, जब हम लोग बोलेंगे टू डिसिमिलर वायर्स, ओके, मेटल वायर्स, वो जो पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये आपका एक लूप ऑफ वायर हम लोगों ने लिया हुआ है विच इज बिस्मिथ। ओके, उसके साथ हम लोगों ने एक वायर को कनेक्ट किया हुआ है विच इज एंटीमनी। ओके, तो ये दो वायर्स को ऐसे जोड़ दिया लाइक दिस। ओके, ये हुआ आपका पहला जंक्शन। अब ये जो एंटीमनी की वायर है ओके, जैसे आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, तो ये एंटी मनी के वायर को ही हम लोगों ने आगे एक्सटेंड किया है लाइक दिस। यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया या गैल्वेनोमीटर लगा दिया टू सेंस कि उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, जो भी है। ठीक है, और ये जो वायर है ना, इसको हम लोगों ने वापस इस तरह से जो बिस्मथ की वायर है उसके साथ इस तरह से कनेक्ट किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका एंटी मनी का वायर है, ये भी आपका एंटी मनी का वायर। ठीक है, यस, और ये आपका एक जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है। अब सीबैक इफेक्ट देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पहला वाला जंक्शन है ना, उसको लेटर से एक फ्लूइड के अंदर, या आप लिक्विड भी बोल सकते हो, ओके, उसके अंदर आप रखते हो और उसको हीट करते हो। यानी आप इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो आपका जंक्शन रहेगा, दिस विल बी द हॉट जंक्शन। ठीक है, सॉरी और ये वाला जो जंक्शन है ना, इसके आजू बाजू हम लोगों ने सब आइस रखा हुआ है। ओके, ये हो गया आपका कोल्ड जंक्शन। ठीक है, अब आपको बस एक बात ध्यान में रखना है ओके, कि ये हॉट जंक्शन है, ये कोल्ड जंक्शन है। तो सीबैक इफेक्ट क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि रियल में क्या होता है सॉरी रियल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो हो गए। ओके, इलेक्ट्रॉन्स हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की तरफ फ्लो हो गए। ओके, यस, क्यों? तो हम लोग बोलेंगे दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, लेकिन हम लोग बोलेंगे जो कन्वेंशनल करंट रहेगा
देखो कन्वेंशनल करंट हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, जो सर्किट में हम लोग कन्वेंशनल करंट दिखाते हैं दैट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपका कन्वेंशनल करंट इस तरह से फ्लो होने वाला है। ओके, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है देखो ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है ये कन्वेंशनल करंट का दिया हुआ है। ओके, इसको हम लोग basically we call it as antimony bismuth thermocouple. Okay, for thermocouple the current flows from antimony to bismuth at the cold junction. Okay, yes, antimony to bismuth इस तरह से देखो, antimony to bismuth. Okay, yes, और फिर हम लोग बोलेंगे कि रियल में आप ऐसे बोल सकते हो कि ये पूरा, आप लोगों ने कर्सर को ध्यान से देखना है, एंटीमनी से बिस्मथ, बिस्मथ से वापस एंटीमनी, तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, दिस इज द लूप, वही मैंने आपको यहाँ पे बताया मैं। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट डायग्राम अगर आप देखोगे तो एंटीमनी एंड बिस्मथ ये दो मेटल्स निकाल के अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, तो आयन एंड कॉपर। ओके, तो हम लोग बोलते हैं फॉर दिस थर्मोकपल द करंट फ्लोज फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ। For a copper iron couple, see the diagram, the current flows from copper to iron, okay, at the hot junction. यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि कोल्ड जंक्शन से कन्वेंशनल करंट ऐसा फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स हॉट जंक्शन। ये आपको आ रहा है समझ में? और फिर यही करंट जो है वो इस तरह से, ओके, इट इज फ्लोइंग बैक टू वॉट, कोल्ड जंक्शन। यानी आप बोलोगे कि कन्वेंशनल करंट जो है वो कैसे फ्लो हो रहा है, इट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, okay? तो इट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, यस, अब आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो गए ना, तो वो ऐसे हो गए फ्रॉम हॉट जंक्शन टू कोल्ड जंक्शन, अगेन फ्रॉम कोल्ड जंक्शन टू लाइक दिस। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको सीईटी में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये पर्टिकुलर डायग्राम के लिए, ओके, कौन से पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। रियल में जो करंट फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग हमेशा कन्वेंशनल करंट दिखाते हैं। ओके, और जैसे टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था आपको कन्वेंशनल करंट यानी क्या है, तो अगर कोई यूनिट टेस्ट चार्ज होगा तो फॉर द गिवन पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसा फ्लो होगा, ओके, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो उसका जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ओके, कन्वेंशनल करंट व्हिच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे एक और बात बोली हुई है, दिस इफेक्ट इज व्हाट, रिवर्सिबल। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, दिस इफेक्ट इज रिवर्सिबल, द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी रिवर्स्ड इफ द हॉट एंड कोल्ड जंक्शंस आर इंटरचेंज्ड। बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये डायग्राम ऐसे बनाता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड जंक्शन ले लिया है और इधर मैंने हॉट जंक्शन ले लिया है, ओके, लाइक दिस। तो अभी सेम ऊपर का ही डायग्राम है, सिर्फ मैं रेड इससे बना रहा हूँ। ओके, लाइक दिस। तो ये पिछले वाला जो डायग्राम था वो एंटीमनी और बिस्मथ का था। ठीक है, अभी भी सेम डायग्राम है, बस अभी हम लोगों ने क्या किया है, जो जंक्शन है वो क्या किए, रिप्लेस कर दिए। तो हॉट जंक्शन की जगह पे अभी यहाँ पे क्या है, कोल्ड जंक्शन, और इधर क्या है, हॉट जंक्शन। तो अभी जो आप फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट दिखाओगे वो ऐसा रहेगा, पहले ये यहाँ से यहाँ था, अब ये रिवर्स हो जाएगा। ये आपको आ रहा है समझ में? तो वही दिया हुआ उन्होंने, दिस इफेक्ट इज रिवर्सिबल, द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी रिवर्स्ड इफ द हॉट एंड कोल्ड जंक्शंस आर इंटरचेंज्ड। ओके, द थर्मो EMF developed in the thermocouple when the cold junction is at 0 degree Celsius and the hot junction is at T degree Celsius is given by, okay, EMF E या यहाँ पे एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं, is equal to alpha into capital T plus half beta into T square। ओके, अब ये रिलेशन कैसे आया है, अभी के लिए आपको बस इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है, नोट डाउन करके रखना है। ओके, अच्छा, इसमें कैपिटल T क्या है, तो हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन इन डिग्री सेल्सियस with respect to when the cold junction is kept at 0 degree Celsius। ठीक है, अच्छा, एक और बात है, here alpha and beta are called
the thermoelectric constants. This equation tells that a graph showing variation of EMF E with the temperature is a parabola. यानी अगर मैं EMF E और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करूं तो मुझे एक पैराबोलिक कर्व मिलेगा, ठीक है, यस। बट अभी के लिए आपने बस इतना ध्यान में रखना है, ओके, कि ये आपका जो इक्वेशन है वो कौन सा है, EMF का इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको एक आधा कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है, यस। एनीवे, तो इसके साथ हमारा थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला वाला जो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ओके, दैट इज समेशन I इक्वल टू 0 एट अ जंक्शन डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, ओके, समेशन I इक्वल टू 0 यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 जो भी है, ओके, जहाँ पे अगर आपको याद होगा KCL में हम लोग कन्वेंशन भी लगाते हैं, जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है वो पॉजिटिव, जो बाहर की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव। बेसिकली करंट क्या है, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ओके। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। और I1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ Q1 अपॉन टी, I2 को लिख सकता हूँ Q2 अपॉन टी, I3 को लिख सकता हूँ Q3 अपॉन टी, ओके। तो ये तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एट अ जंक्शन सपोज मुझे ये रिजल्ट मिला, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। दिस कैन बी रिटन एज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी जो एंटर हो रहा है थ्रू डिफरेंट पाथ्स, ये सिंपल करंट का डेफिनेशन है, ओके। ऐसे समझ लो 3 पाथ से करंट अंदर की तरफ आ रहा है, I1 I2 एंड I3, और 2 पाथ से बाहर की तरफ जा रहा है, दिस इज I4, दिस इज I5। तो I1 क्या है, बेसिकली द चार्ज Q1 दैट इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो थ्रू आउट हम लोग बोलेंगे जो टाइम कंसिडर किया है वो सेम है, यूनिफॉर्म। तो ये T कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4 प्लस Q5। जितना चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है, ओके, या जंक्शन के अंदर आ रहा है, उतना ही चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है। सो दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग ऑप्शन ए को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, व्हेन द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन पोटेंशियोमीटर, a current is drawn from both the cells and the auxiliary battery, cells only, auxiliary battery only, neither cell nor the auxiliary battery, okay। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमारा जो पोटेंशियोमीटर का बेसिक डायग्राम है वो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम हम लोग देख लेंगे, ठीक है, यस। तो आपका जो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है, ये ठीक है, ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब ये एप्लीकेशन जो भी हो, लेकिन हमें क्या बोला हुआ है, बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट का कंडीशन का मतलब क्या है, पॉइंट ए एंड पॉइंट जे, ओके, यस, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ने आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये डायग्राम आपने ध्यान में रखना है, तो क्लियर कर देता हूँ मैं। वी ए जे, ओके, नल पॉइंट कब मिलता है आपको, व्हेन वी ए जे यानी पॉइंट ए एंड पॉइंट जे के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस जो ईएमएफ E1 है उसको बैलेंस करता है। अब ये केस में क्या होता है, तो मैं इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं, आपको समझाता हूं। मैंने ये एक्सप्लेन करते वक्त आपको ऐसा बोला था, सॉरी, पॉइंट ए से जे करंट डेफिनेटली फ्लो होगा, लेकिन वो कैसे फ्लो होगा ना, ये पोटेंशियोमीटर वायर से फ्लो होगा लाइक दिस। बट बैलेंस कंडीशन के लिए, ओके, यहां से करंट फ्लो होगा, लेकिन ये जो ऊपर का लूप है ना, उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों, तो बैलेंस कंडीशन के लिए जब मैं बोलता हूं, ओके, वी ए जे इज इक्वल टू E1, ओके, ऐसे इसमें गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, नल डिफ्लेक्शन बताता है। इसका मतलब क्या है, IG का वैल्यू क्या रहेगा, 0। इफ IG वैल्यू इज 0, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर IG का वैल्यू 0 है तो ये जो E1 है लगाया हुआ हम लोगों ने, ओके, सपोज अगर आप ये जो रेजिस्टेंस R है ना, कैपिटल R, ओके, वो निकाल भी देते हैं,
तो भी सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल रहेगा जो मैं बता रहा हूँ अभी। जो E1 है, E1 द्वारा कोई भी करंट सेंड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि E1 जो है वो पूरी तरह बैलेंस हो गया बाय VHE। तो फिर अभी पोटेंशियोमीटर में क्या करंट फ्लो हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है फ्लो, बस वो जो मेन वायर है उसमें फ्लो हो रहा है, ये जो ऊपर का लूप है उसमें नहीं फ्लो हो रहा है। और जो मेन वायर है उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, देखो ये वाला वायर सॉरी, आज थोड़ा गला खराब है। तो जो वायर है उसमें से करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव? पॉजिटिव से कर्सर की तरफ देखना है, करंट इस तरह से फ्लो होगा टुवर्ड्स द पोटेंशियल डिवाइडर, फिर की एंड द नेगेटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हमारा ईएमएफ है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी ईएमएफ। ऑक्सिलरी ईएमएफ यानी क्या? तो जो मेन आपका ईएमएफ सोर्स है, ओके, जो पोटेंशियोमीटर जो है, ओके, तो पोटेंशियोमीटर के एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, लेकिन उसका जो एनर्जी सोर्स है वो हमारा कौन सा रहता है? इट इज ऑक्सिलरी ईएमएफ। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा सॉरी, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दैट विल कम एज ऑक्सिलरी बैटरी ओनली। जो भी करंट फ्लो होगा ऊपर के लूप में नहीं फ्लो होगा, ऊपर के लूप में नहीं होगा फ्लो, ओके। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बोथ द सेल्स यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जो ऊपर वाला सेल है हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है वो तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी भी कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला सेल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट भी नहीं करूंगा। कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? ओनली ऑक्सिलरी बैटरी। ये क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद इन द फॉलोइंग सर्किट an infinite series of resistances is shown. The equivalent resistance between points A and B is अब आपको ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना है, ओके। अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये दिख रहा है कि ये 1 ओम है, दिस इज 2 ओम, फिर वापस क्या है 1 ओम, दिस इज 2 ओम। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ओके, यस, तो उसको पैरेलल में क्या है, बाकी के जितने भी रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है, ठीक है, यस। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ये जो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, ओके, तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी। वापस यहाँ पे क्या है, देर इज 1 ओम एंड देर इज 2 ओम, ओके, फिर वापस क्या है, देर इज 1 ओम, ओके, एंड देर इज 2 ओम। और ये जो है ना, ये हम लोग बोलेंगे दिस विल कीप ऑन गोइंग टिल इनफाइनाइट, ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं अभी, ओके, ये इनफाइनाइट तलक है, इसका मतलब क्या है, okay? कि अभी ये जो है 1 and 2 ओम का, ओके, ये नॉन स्टॉप क्या होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, ओके, लाइक दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 2 ओम, ओके, फिर वापस दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 2 ओम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होते रहेगा, तो ये लैडर को, अभी आप ऐसे सोच लो ये बहुत लंबी लैडर है, ओके, वो लैडर जिसमें इनफाइनाइट स्टेप्स है उसको मैं इस तरह से ब्रेक कर देता हूँ, लाइक, ओके, देखो मैंने ऐसा ब्रेक कर दिया है लैडर को, और जब मैंने उसको ब्रेक किया ना, मुझे ये 2 पॉइंट्स मिले, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है। तो देखो क्या है ना, कि मैं पहली बात तो ये बोलूंगा, ओके, कि ये जितने भी स्टेप्स है, लेट अस से मैं बोलूंगा कि 1000 स्टेप्स है, ये जो 1000 स्टेप्स है ना, उसके मिलके के उसका ओवरऑल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आएगा उसको मैं क्या बोल देता हूँ, आर बोल देता हूँ। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी पे मैंने पूरे लैडर के रेजिस्टेंस को क्या कर लिया, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। ये आपको आ रहा है समझ में? पूरी की पूरी लैडर जो है, ओके,
ये दिख रहा है आपको, ये जो लैडर बन रहा है उसके सब स्टेप्स निकाल दिए, सिर्फ एक उसका जो स्टेप है ना वो रखा है, विच इज ए सी डी बी। ठीक है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे आर लिख दिया। ठीक है, यस, ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट डी है, जहां से हम लोगों ने कट किया है। फिर आप पूछोगे ये पॉइंट्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो चाहिए तो आप इसको, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक्स एंड वाई। ये आपका 1 ओम है और ये आपका 2 ओम है। ठीक है, ये पहली बात है। अब दूसरी बात क्या है कि इसको हम लोग थोड़ा भी सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि पहले ये दोनों भी पैरेलल में आ गए, हम लोग बोलेंगे कि एक्स वाई, ओके, तो आर और 2 ओम ये दोनों पैरेलल में, तो कहना है इसे 1 अपॉन आर एक्स वाई विल बी इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन 2 प्लस, ओके, दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर एक्स वाई, ये वाई है, थोड़ा अच्छे से देखना है, विल बी इक्वल टू आर प्लस 2 अपॉन 2 आर। therefore आर एक्स वाई क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ट्वाइस आर अपॉन आर प्लस 2। इसका मतलब अब ये जो वैल्यू मिला है मेरे को, ओके, एक्स वाई, ये देखो ये पूरा वैल्यू, दिस वन, थोड़ा ना अलग इंक से हम लोग ये करेंगे, ये ना आपको क्लियर होगा। ये ऐसे सम्स है ना एक्चुअली बहुत इजी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा आपने है ना, ओके, बोलते हैं ना जो हटके कंसेप्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा अलग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो ये हमारा 1 ओम है, और पॉइंट एक्स एंड वाई के बीच में का जो अभी रेजिस्टेंस मिला है उसको मैं बोल देता हूँ आर एक्स वाई, एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो कहना है इसे अभी ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, तो आपको क्या मिला, therefore आर ए बी इज इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू 1 प्लस आर एक्स वाई। नाउ इफ आर ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस आर एक्स वाई, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस आर एक्स वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, ओके, ट्वाइस आर अपॉन आर प्लस 2, दैट इज इक्वल टू वॉट, आर ए बी। अब एक और बात बता देता हूँ मैं, देखो जैसे ये 2 पॉइंट पकड़े हम लोगों ने सी एंड डी, तो सी एंड डी में ये 1000 स्टेप्स थे, स्टेप्स यानी क्या, तो इसको मैं एक स्टेप बोल रहा हूँ, दिस वन, ये हुआ हमारा एक स्टेप, ये हुआ 2 स्टेप, ये हुआ 3 स्टेप, ओके। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ओके, कि ये जो आर रेजिस्टेंस है दिस इज बिटवीन आर सी डी, यानी पॉइंट सी एंड पॉइंट डी के बीच में का रेजिस्टेंस। तो कहना है इसे आर सी डी में 1000 स्टेप्स थे, अगर मैं आर ए बी की बात करता हूँ तो उसमें एक और एक्स्ट्रा स्टेप है, यानी कितना है, 1001 स्टेप्स, 1001 स्टेप्स। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक अप्रोक्सीमेशन लगाता हूँ कि 1000 स्टेप्स मिलके रेजिस्टेंस आर हो रहा है, तो 1001 स्टेप्स मिलके भी आसपास रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। हाँ, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ 1000 स्टेप्स का आर है तो 2000 स्टेप्स का कितना होगा, तो डेफिनेटली आंसर में क्या होगा, देयर विल बी अ वेरिएशन। लेकिन ऐसा समझ लो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1000 स्टेप्स का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे को रेजिस्टेंस आर दे रहा है, तो 1001 जो रहेगा, ओके, उसका भी रेजिस्टेंस कितना रहेगा, आर रहेगा। बोलने का मतलब ये आर ए बी जो है, तो आर ए बी का भी जो वैल्यू रहेगा ना फॉर 1001 स्टेप्स विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर सी डी। अब ये जो 1001 है ना वो भी मैंने कम बोला है, ये एक्चुअली इनफाइनाइट है, यानी ये 1000 स्टेप्स है ना, 1000 की जगह पे मैं 10 लाख स्टेप्स बोल सकता हूँ, ओके, लाइक दिस। तो 10 लाख स्टेप्स के लिए मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस आर है, तो 10 लाख प्लस 1 स्टेप के लिए भी रेजिस्टेंस कितना रहेगा, ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। तो आर ए बी को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, आर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको मिलेगा आर इज इक्वल टू वॉट, 1 प्लस ट्वाइस आर अपॉन आर प्लस 2, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा जो पार्ट है ना इसको इरेज कर देता हूँ इस साइड का, ओके। अभी हमें क्या मिलेगा ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, वो हमें सॉल्व करना है। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू वॉट, ओके, ये आर प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यू विल गेट आर प्लस 2 प्लस ट्वाइस आर अपॉन आर प्लस 2, ओके। आई होप ये समझे आपको। सो
ये r+2 अभी r को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा r² प्लस 2r विल बी इक्वल टू इज गोइंग टू बी 3r प्लस 2। इसको हम लोग एक साइड पे ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा r², 2r माइनस 3r कितना हो जाएगा, माइनस r। ओके, -2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको अगर आप ध्यान से देखते हो, ओके यस, तो आपको ये पता चलेगा कि r² माइनस r माइनस 2, यानी इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, r माइनस 2 एंड r प्लस 1। ओके, इसका मतलब क्या है, इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। ये आपका आएगा -2r, ओके, प्लस r -2, ऐसे कुछ तो भी आएगा, बराबर है। ओके, इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से r कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा r -2, और यहाँ पे +1 कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा r -2 इक्वल टू 0। therefore r + 1 इंटू r -2 इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट यहाँ पे मिला है। therefore either r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू -1। ओके, यानी जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है बिटवीन r a b, उसका वैल्यू क्या है, एक तो 2 ओम्स रहेगा या -1 ओम रहेगा, लेकिन हम लोग नेगेटिव वैल्यू कभी कंसीडर करते ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। जो भी वैल्यू रहेगा रेजिस्टेंस का हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव कैसा होगा, उसमें साइन कन्वेंशन है नहीं, करंट फ्लो हो रहा है, करंट को डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपोजिशन मिलने ही वाला है। ओके, और अगर वो अपोजिशन हो रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस है, तो वो पॉजिटिव है। ओके, उसका वैल्यू कितना है, 2 ओम। हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे, विच इज 2 ओम। ठीक है, यस। तो आई होप आपको थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 रेजिस्टेंस 10, 10, 10 and 15 ohm form a Wheatstone network. Okay, what shunt resistance is required across 15 ohm, okay, to balance the bridge? तो सबसे पहले इसका जो बेसिक डायग्राम है वो कुछ इस तरह से, वो हम लोग बना लेते हैं। ये आपका व्हीटस्टोन नेटवर्क है, ये ईएमएफ सोर्स है लाइक दिस, और व्हीटस्टोन नेटवर्क में ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इसके बीच में क्या है, हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर जी कनेक्ट किया हुआ है। ओके, और इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, आईजी फ्लो हो रहा है। आपको ये ध्यान में रखना है, लेट अस से दिस इज पी, दिस इज क्यू, ओके, दिस इज आर एंड दिस इज एस। बैलेंस कंडीशन के लिए हम लोग बोलते हैं आईजी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और वो कब होती है बैलेंस कंडीशन, व्हेन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ओके, यस। तो आपको अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा दिया हुआ है 10, 10, 10 एंड 15। तो लेट अस से दिस इज 10, दिस इज 10 यानी 10 ओम्स। ओके, उसके बाद ये भी आपका 10 ओम दिया हुआ है, और ये आपको 15 ओम दिया है। क्या यहाँ पे बैलेंस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्यों, तो P अपॉन Q ये आपका कितना आएगा, 10 अपॉन 10, एंड R अपॉन S कितना आएगा, 10 अपॉन 15। क्या ये इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब जो इक्वल कब हो गए, जब S का भी वैल्यू क्या हो, ओके, 15 के जगह पे 10 हो। आपको आ रहा है समझ में, जब अभी S का वैल्यू कितना है, 15 ओम है, ओके, लेकिन हमें उसको क्या करना है, 10 ओम में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलेंगे, विल कनेक्ट अ रेजिस्टेंस, ओके, इन पैरेलल। और वो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगाएंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, व्हेनेवर वी कनेक्ट 2 रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, ओवरऑल जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोलूंगा, जब मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, 1 अपॉन आरपी विल बिकम वॉट, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एस। लेकिन ये जो आरपी है, ओके, ये आपका आरपी का वैल्यू कितना आना चाहिए ओवरऑल, तो जब हम लोग उसको एक्स रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे तो इसका ओवरऑल इफेक्ट कितना होना चाहिए, 10 ओम। क्यों, तब जाके हम लोग बोलेंगे बैलेंस कंडीशन मिलेगा। यानी यहाँ पे आरपी का वैल्यू कितना आना चाहिए, इट शुड बी 10 ओम। सो 1 अपॉन 10 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 15। therefore 1 अपॉन एक्स कितना आएगा, दैट विल बी 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 15, which is 15 minus 10, okay, cross multiply upon 150, this is 1 upon x, therefore x will be equal to what, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 150 upon 5, okay, 150 upon 5, that is going to be what, so can I say it is going to be 30 ohm,
तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या 30 ओम का है क्या कोई ऑप्शन। यस। तो आपको क्या पूछा हुआ है बेसिकली, प्लीज सी। व्हाट शंट इज रिक्वायर्ड अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टर टू बैलेंस द ब्रिज। तो जो शंट हम लोगों ने लगाया उसको मैंने एक्स बोला है, एक्स की जगह पे आप एस भी बोल सकते हो। तो एस का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 30 ओम। ठीक है। यस। आई होप आपको ये समझा है। ठीक है। सो एनीवे, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट आती है या क्वेरी आती है, ठीक है, तो आप मुझे ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है। या मुझे आप पर्सनल मैसेज करके भी, ओके, या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। यस। सो एनीवे, विल स्टॉप फॉर टुडे।